नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में जो हमारा पिछला चैप्टर था वीर कुंवर सिंह, वो कंप्लीट हो चुका था और उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम कर चुके थे। आज हम अपनी हिंदी जो आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका है उसका नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे। अगला चैप्टर कि संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाजी हो गया। और ये जो आपका पाठ है ये एक साक्षात्कार है, यानी कि एक इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू आपने देखा होगा कि इंटरव्यू किसका लिया जाता है, या फिर किसी सेलिब्रिटी का लिया जाता है, या फिर किसी क्रिकेटर का लिया जाता है, या फिर किसी राजनेता का लिया जाता है। तो इसी तरह ये जो आपका चैप्टर है ये विनीता पांडे जी द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है जो यहाँ पर लिया गया है धनराज पिल्ले जी का। तो ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और किस तरह से ये अपने बारे में विनीता पांडे जी को अपने साक्षात्कार में बता रहे हैं कि किस तरह का उनका जीवन रहा, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। तो चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हैं कि संघर्ष के कारण मैं थोड़ा सा अपने जीवन में तुनुक मिजाजी हो गया। तो क्या कुछ उनके जीवन का एक सफर रहा है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया, वो सारी बातें हम इस पाठ में जानेंगे। पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साक्षात्कार है। हमें उनके जीवन से बहुत कुछ बातें सीखने को यहाँ पर मिलेंगी, जानने को यहाँ पर मिलेंगी, समझने को यहाँ पर मिलेंगी। तो पाठ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपका चैप्टर है 18 और पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाजी हो गया, और ये कह रहे हैं धनराज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले, अब जब वो 35 वर्ष के हो गए हैं तब उनका साक्षात्कार विनीता पांडे जो कि एक पत्रकार हैं उन्होंने लिया था। और इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि इस साक्षात्कार का जो अंश संपादित हुआ था, ये जो साक्षात्कार जब संपादित हुआ था तो उसका छोटा सा अंश यहाँ पर, छोटा सा भाग यहाँ पर दिया जा रहा है। तो विनीता अपने प्रश्न यहाँ पर करती है और धनराज जो है उनके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। तो विनीता कहती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो जो ये आपका चैप्टर है ये पूरा एक साक्षात्कार है और उस साक्षात्कार का कुछ अंश आपके इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर जो विनीता है, जो पत्रकार है, वो उनसे प्रश्न करती हैं कि पुणे की तंग गलियों से, क्योंकि उनका जन्म पुणे में हुआ और वहां से लेकर हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स जब मुंबई में वो आए तो उनका सफर, ये सफर बहुत ज्यादा लंबा और कष्ट साध्य रहा है। तो वो कहती हैं कि उस सफर के बारे में आप कुछ हमें बताइए कि कैसा आपका ये सफर रहा। तो अब धनराज अपने बारे में बता रहे हैं कि बचपन मुश्किलों भरा रहा, यानी कि जो मेरा बचपन था वो बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। हम बहुत गरीब थे और मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे और उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। तो देखिए वो बता रहे हैं कि वो बहुत गरीब थे। क्या होता है कि हम आजकल देखिए मेन हमारे अंदर मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर। देखिए आज इतने फेमस वो एक हॉकी के एक मतलब प्लेयर बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं कि उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। लेकिन वो अपने बचपन की बातें बताते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे और जो मेरे दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे और उन्हीं को देखकर मेरा मतलब शौक हॉकी की तरफ बढ़ा। पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत तक नहीं थी मेरी, लेकिन हॉकी स्टिक जो होती है उसको खरीदने की हैसियत नहीं थी मेरी, यानी कि इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो अपने लिए एक हॉकी स्टिक
स्टिक खरीद पाएं। तो क्या होता है आजकल, क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि हमें, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज नहीं है। सबसे मेन बात है कि आपके पास लगन नहीं है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लगन और मेहनत करना चाहते हैं तो सारी जो परिस्थितियां होती हैं वो भी आपके अनुकूल होने लगती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पास हॉकी स्टिक नहीं थी तो वो अपने साथियों से स्टिक को उधार मांगकर काम चलाया करते थे, क्योंकि उनका एक पैशन बन गया था। उनको बहुत ज्यादा शौक था हॉकी खेलने का। तो वो क्या करते थे कि अपने दोस्तों से कुछ टाइम के लिए उधार लिया करते थे स्टिक को, और वो कहते थे मुझे तब ही मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। यानी कि वो सोचिए वो कितना धैर्य रखते थे। जब सारे उनके मित्र जो होते थे, खिलाड़ी जो होते थे, दोस्त जो होते थे, वो जब हॉकी खेल चुके होते थे, जब उनका गेम समाप्त हो जाता था, तब तक वो इंतजार करते रहते थे। और इसके बाद ही वो कहते थे बहुत धीरज के साथ मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। यानी कि लास्ट तक मैं अपनी बारी का इंतजार करता था कि जैसे ही इनका खेल खत्म होगा, उसके बाद ये लोग मुझे अपनी हॉकी देंगे थोड़ी देर खेलने के लिए। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। वो कहते हैं कि पहली बार मुझे मेरी स्टिक तब मिली थी जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए, यानी कि उनको भारत की तरफ से चुन लिया गया था, तो उन्होंने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी। देखिए कितनी खुशी उनको हुई एक पुरानी हॉकी स्टिक मिलने के बावजूद। आज बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज हम शुरुआत में ही दे देते हैं, सारी चीजें उनको शुरुआत में ही मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ अपने जीवन में अच्छा नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आपका डेडिकेशन नहीं है उस तरफ, आप पूरी तरह से न्यौछावर नहीं है उस तरफ, केवल आपको शौक है। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मुझे भी क्रिकेट खेलने का शौक है। एक बहुत जिद करके आपने अपनी फैमिली से, अपने परिवार से जिद करके एक अच्छा बैट तो मंगवा लिया, एक महंगी बॉल तो मंगवा ली, लेकिन आप उतने ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है, अपने उतनी ज्यादा लगन आपके अंदर नहीं है कि आप मेहनत करें। तो वो कहते हैं कि जब मेरे भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया तो उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा कीमती थी। वो कहते हैं कि वो मेरे लिए नई तो नहीं थी, वो स्टिक नई नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी। आज तक वो हमेशा दूसरों की स्टिक मांगकर खेला करते थे, दूसरों की स्टिक से खेला करते थे। हमेशा एक डर रहता था कहीं टूट ना जाए, कभी नहीं दिया तो क्या खेलेंगे। तो आज भले ही उनके पास एक पुरानी स्टिक थी, लेकिन उनको, उनके लिए वो बहुत ज्यादा कीमती थी, उनके लिए वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि वह उनकी अपनी स्टिक थी। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी, जो अपनी जूनियर यानी कि 18 ईयर से नीचे की जो जूनियर हॉकी थी, वो 1985 में मणिपुर में खेली, और तब मैं सिर्फ 16 साल का था। वो बताते हैं कि अंडर 18 में जब उन्होंने खेला हॉकी, तो उनकी उम्र केवल 16 साल थी, और ये पहला जूनियर हॉकी उन्होंने खेला था 1985 में मणिपुर में। और वो कहते हैं कि मैं देखने में बहुत ज्यादा दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद जो मेरा दबदबा ऐसा था कि कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वो बताते हैं कि इस तरह की मेरी कद काठी, यानी कि मैं देखने में भी ज्यादा बड़ा नहीं लगता था। 16 वर्ष की केवल मेरी आयु थी, पतली, बहुत पतली दुबली कद काठी का मैं था, और उसके बावजूद भी लोग, मेरा हॉकी में दबदबा ऐसा था कि मुझसे भिड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं करता था। तो यहाँ पर धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जो विनीता पांडे है वो लिखती है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग है, कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है।
तो जो धनराज है उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर विनीता पांडे जी लिखती है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही ज्यादा निराला है, रंग बिरंगा है। कभी वो आपको हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी विस्मय आश्चर्य से भर देता है तो कभी खीज से यानी कि गुस्से से। तो उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे रंग हैं, कई भाव हैं। वो एक ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा उसने तय की है। तो अब वो बताते हैं कि मैं बहुत जुझारू था, यानी कि अपने काम के लिए बहुत लगन मेरे अंदर थी। मैं हमेशा मैदान में भी और मैदान से बाहर भी, यानी कि हर काम में, चाहे वो मैदान की बात हो यानी कि खेल की बात हो या खेल से बाहर की बात। 1986 में मुझे 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। वो कहते हैं 1 साल बाद मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मुंबई चला आया और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मुंबई चला आया। और उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेला और हमने धूम मचाई। और वो बताते हैं कि मैंने इसके लिए यानी कि वहां पर से जब उनके बड़े भाई रमेश और उन्होंने मुंबई का जो गेम था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसके चलते वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई, एक आस जग गई कि मुझे ओलंपिक 88 के लिए यानी कि 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। वो कहते हैं कि इस गेम को जीतकर यानी कि मुंबई में गेम को जीतकर मेरे मन में एक उम्मीद जाग गई थी कि मुझे नेशनल ओलंपिक के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया। मेरा नाम, वो बताते हैं कि मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था और बड़ी मायूसी हुई। मगर 1 साल बाद ही ऑलिवियन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तो वो कहते हैं कि भले ही मुझे इस बात से बहुत ज्यादा मायूसी हुई, बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि 57 जो खिलाड़ी यहाँ से जा रहे थे उनमें भी मेरा नाम नहीं था। और वो कहते हैं कि उसके बाद ऑलिवियन एशिया कप के लिए मुझे चुन लिया गया और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब विनीता पांडे जी उनसे अगला प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो वो कहती हैं कि आप बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसे रही, आपका विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ कैसी रही आपकी, और आपके स्कूल के दिनों से कुछ यादें जुड़ी हुई होंगी, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो वो कहते हैं धनराज कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था पढ़ने में, बहुत अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक मैंने पढ़ा, किसी तरह 10वीं तक की पढ़ाई मैंने पूरी की, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। यानी कि उसके आगे का आगे की जो पढ़ाई थी वो मेरे लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि दूसरी बार मेरे लिए मेहनत करना इतना ज्यादा कठिन था, क्योंकि उनकी जो पूरी लगन थी, पूरी आस्था थी, वो केवल और केवल हॉकी की तरफ थी। तो वो कहते हैं कि एक बात कहूं, यानी कि अपने जीवन का एक मजेदार किस्सा बताते हैं कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, क्योंकि अगर मेरा ये जो डेडिकेशन हॉकी की तरफ नहीं होता या मैं एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद आज मैं एक चपरासी की नौकरी भी अच्छी नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि भले ही आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर मैं गर्व कर सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। वो कहते हैं, हंसते हैं कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि मैंने
साइंस में बैचलरेट नहीं किया है या आर्ट्स में बैचलर डिग्री नहीं हासिल की है, तो वो कहते हैं मुझे इस बात पर बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं गर्व से कह सकता हूँ अपने आप के लिए, मुझे प्राउड है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। यानी कि हॉकी में मैंने बहुत अच्छा किया, जीवन में जो भी किया उसको मैंने मन से किया, दिल से किया, लगन से किया, और आज उसका फल मुझे मिल रहा है। और हंसते हुए कहते हैं कि और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब विनीता कहती है कि आप इतने तुनुक मिजाजी क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर उनके बारे में विनीता कह रही हैं कि आप इतने ज्यादा तुनुक मिजाजी क्यों है, यानी कि एकदम से आप तुनक मिजाजी का होता है कि जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बात पर आदमी का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। कभी वो गुस्सैल हो जाता है, कभी वो हंसने लगता है, कभी वो हंसाने लगता है, कभी वो सीरियस हो जाता है। तो वो कहती है कि आप इतने तुनक मिजाजी क्यों है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में आपका मिजाज चेंज कैसे होता रहता है, आपका व्यक्तित्व परिवर्तित कैसे हो सकता है, हो जाता है। अब धनराज बताते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। यानी कि ये मेरे अंदर एक गुण आया है, या अवगुण कहे तो ये गुण मेरे अंदर जो आया है इसका संबंध मेरे बचपन से है। यानी कि मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। यानी कि मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा और देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। वो कहते हैं कि इस बात का जो संबंध है वो मेरे बचपन से है, क्योंकि बचपन से ही मैं अपनी माँ को देखता आया हूँ, उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष किया। और वो कहते हैं कि मेरे तुनुक मिजाजी होने के पीछे कई वजह हैं। जैसे लेकिन मैं बिना लाग लपेटे वाला आदमी हूँ, यानी कि मैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए बहुत अच्छा बन जाता हूँ, किसी के लिए मैं बहुत रुष्ट हो जाता हूँ, किसी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ नहीं है। तो वो कहते हैं मैं इस तरह लाग लपेटे वाला आदमी नहीं हूँ कि किसी के साथ बहुत अच्छे से चलाऊं, किसी को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करूं। वो कहते हैं मेरे मन में जो भी आता है, यानी कि मैं कभी भी अपने ऐसा नहीं करता कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ मीठे तरह से पेश आता हूँ, बहुत लोगों को लुभाने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे मन में जो आता है मैं सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी ही बात पर पछतावा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। वो कहते हैं कि मुझसे अपना जो गुस्सा है वो रोका नहीं जाता, और दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। यानी कि कभी कभी मुझे दूसरों को भी उकसाने में, गुस्सा दिलाने में, परेशान करने में मजा आता है। और वो कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा है। तो सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके अंदर हॉकी खेलने का इतना ज्यादा मन हो, इतना ज्यादा लगन हो, और उसको एक हॉकी स्टिक के लिए, तो उसने हर चीज के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया है, उसको हर चीज संघर्ष से प्राप्त हुई है। हर चीज के लिए उसको अपने जीवन में किसी न किसी कहीं ना कहीं पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। तो वो कहते हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ। यानी कि एक तरह से भले ही मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर से जो मेरा मन है, जीवन है, वो थोड़ा सा खिन्न हो गया है। और वो कहते हैं साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, और मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत ज्यादा कद्र करता हूँ। और यानी कि मैं किसी को भी परेशान नहीं देख सकता, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, चाहे वो मेरे मित्र हों, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर हों, मेरे परिवार के सदस्य हों। और वो कहते हैं कि मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात, एक छोटे से गांव से निकलकर, एक छोटे से घर से निकलकर, एक जो व्यक्ति है वो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद भी उसके जो विचार हैं वो कितने ज्यादा सरल हैं, कितने ज्यादा कहें तो
बहुत ही ज़्यादा उसके विचार सरल हैं और कोमल हैं। अभी भी वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, अपनी फैमिली की कद्र करता हूँ और कहीं पर अगर गलती हो जाती है आपने देखा होगा कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी अगर आप बोलोगे कि आप सॉरी बोलो, आपसे गलती हो गई है, आप माफ़ी माँगो, तो बच्चे भी नहीं माँगते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत हमारे अंदर है। अगर कोई गलती हुई है तो देखिए इंसान का बड़प्पन वहीं पर दिखाई देता है कि वो अपने आप को कितना झुकाए रखता है। आपने देखा होगा जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, हमेशा वो दूसरों के लिए झुका हुआ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं धनराज जी कि मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है, यानी कि मुझे कभी भी फील नहीं होता कि मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, जहां पर मेरी गलती है मैं जरूर माफी मांग लेता हूं। विनीता अगला प्रश्न करती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। वो कहते हैं कि आपकी परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, तो धनराज बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा जो मुझे मिली है वो मेरी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार, भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की और मैं उनके सबसे नजदीक हूँ, यानी कि मैं सबसे करीब हूँ, यानी कि माँ से मैं ज्यादा घुला मिला हूँ। अगर मैं नजदीक हूँ, मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में रहूं, मैं रोज रात को सोने से पहले माँ से बात जरूर किया करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी, यानी कि कई बार होता है कि लोग और खास तौर पर जो बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजें हासिल कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें उस चीज की कद्र नहीं करनी आती। वो बहुत रूखे, बहुत लोगों के साथ इस तरह का बिहेव करने लगते हैं, इस तरह से बर्ताव करने लगते हैं जैसे वो बहुत बड़े इंसान हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालना चाहिए, यानी कि लोगों के मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगा, किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करूंगा। तो वो कहते हैं कि विनम्रता के साथ अपनी समृद्धि को संभालो, यानी कि तुम्हारी समृद्धि सबको दिखाई दे रही है लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाई देता है तुम्हारे विनम्रता में कि तुम कितने ज्यादा विनम्र हो दूसरों के लिए, आप कितना सोचते हो दूसरों के बारे में। तो अ, वो कहते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी भाभी है कविता, वो भी मेरे लिए माँ की तरह है और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है हमेशा से, यानी कि वो अपनी जो बड़ी भाभी है उनको भी माँ के रूप में कहते हैं। अब वो कहते हैं विनीता कहती हैं आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली, यानी कि वो कहते हैं आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। तो अब वो बताते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी कि नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में मैं दिल्ली आया और मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कालबार वाल हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, यानी कि जो ग्राउंड होता है, खेल का जो मैदान होता है, वहां पर एक कृत्रिम घास बिछी हुई होती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे कृत्रिम घास पर खेला जाता है। तो वो कहते हैं कि जब वो मुझे बताने में लगे हुए थे, यानी कि सारे गुर बता रहे थे कि कैसे आपको कृत्रिम घास पर खेलना है, तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर से तरक्की कर सकता है कि जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा ऐसे सुन रहा था, बहुत इस तरह से ले रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो था वो इस बात पर था कि विज्ञान किस तरह से तरक्की कर रहा है कि उसने धरती पर कृत्रिम घास भी उगा दी है। अब विनीता एक बात यहाँ पर पूछ रही है धनराज जी से कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। तो आपके पास आपकी पहली कार, जो अपनी पहली कार है, वो कब आई, कैसे आई, इसके बारे में
पूछ रहे हैं, तो धनराज अपनी बातें बता रहे हैं। उन्हें कहते हैं, मेरी जो पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, और तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। वो कहते हैं कि मेरी जो पहली कार थी वो एक सेकंड हैंड कार थी। तो वो कहते हैं कि मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत साथ पैसा लेकर आए। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नामी खिलाड़ी तब तक बन चुका था, बहुत मेरा नाम हो चुका था लोगों में, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि आपको नाम के साथ, शोहरत के साथ पैसा भी मिले। तो वो कहते हैं तब मैं मुंबई में भी लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था। यानी कि सिर्फ नाम मेरा था, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा उस समय नहीं था, तो मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। यानी कि टैक्सी हायर करने की मैं तब भी, भले ही मेरा नाम बहुत ज्यादा हो चुका था, शोहरत मुझे बहुत ज्यादा मिल चुकी थी, नेम मेरा बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं टैक्सी को बुक करके ले जा सकूं, इसलिए मैं वहां की लोकल बसों और ट्रेनों में सफर करता था। और तब वो कहते हैं कि मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। और उस दिन मैंने महसूस किया, वो कहते हैं कि जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी, तो वो कहते हैं उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं, और अब मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वो कहते हैं कि उस दिन मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि अब शायद मैं एक मशहूर व्यक्ति बन गया हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जानने लगे हैं। और वो कहते हैं लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था, यानी कि थोड़ा बहुत जो भी मेरी इनकम थी, उससे मैं अपना परिवार चलाना पड़ता था, उससे फैमिली चलानी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे पैसे जमा की और शादी की, और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे मैंने एक महीने, मतलब अपनी शादी के लिए पैसा जोड़ा, और उसके अपनी बहन की शादी के लिए उन्होंने पैसा जोड़ा, और उसके बाद हर महीने वो पुणे पैसा भेजा करते थे। और वो कहते हैं कि आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास आज एक फोर्ड आइकॉन है, यानी कि गाड़ी है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, और ये किसी कॉरपोरेट हाउस ने मुझे गिफ्ट नहीं दी थी, बल्कि ये मैंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अब विनीता फिर से उनसे प्रश्न करती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो वो कहते हैं कि सफलता का आपके जीवन में क्या महत्व है? आप सफल कब मानते हैं अपने आप को? सफल इंसान कब होता है? और वो कहते हैं कि आपने हॉकी को बहुत कुछ दिया, अपना बहुत चीजें उसके लिए न्यौछावर कर दी, तो इसके बदले में आपको कुछ क्या मिला? तब धनराज बताते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है, आज उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी जो थी, वो परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना था। और विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। तो वो कहते हैं कि जितने पैसे आज खिलाड़ियों को मिला करते हैं, आज के खिलाड़ियों को अगर एक मैच भी वो जीत जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए उन्हें मिल जाते हैं। तो धनराज जी बताते हैं कि उस समय पर उतना ज्यादा पैसा नहीं मिला करता था,
जो कुछ भी मिलता था, जो कुछ भी कमाई होती थी, वो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए और पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम का छोटा-सा फ्लैट खरीदा, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी सबसे पहले कि उनको अपने परिवार की जो आर्थिक तंगी थी, उसको दूर करना था और परिवार के सदस्यों को वो एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। वो कहते हैं कि घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पवई में मुझे एक फ्लैट दिया। वह घर ऐसा है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वो कहते हैं कि उसके बाद जब लगभग 10 साल बाद जब मेरे खेल शुरू करने के 10 साल बाद लगभग महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया, लेकिन वो फ्लैट ऐसा था कि उसको खरीदने की शायद मेरी हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब जो विनीता है वो कहती है कि अब आपको सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? यानी कि अभी तक जो इंसान एक छोटे से घर में रह रहा हो जहाँ पर खाने-पीने की चीज़ों से लेकर बाकी जो एक तरह से कहें तो संसाधन जो है परिवार में, वो संसाधनों की कमी से जूझ रही फैमिली से वो एक ऐसे परिवार में पहुँचे अपनी मेहनत से एक ऐसे घर में ऐसे ऐसे अपना घर उन्होंने सेटल किया कि जिससे वो एक मतलब थोड़ा-सा उच्च स्तर पर आ गए। यानी कि वो पूरी मेहनत थी उनकी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लगभग 10 से 12 साल उन्होंने मेहनत की और उसके बाद आज वो एक सेलिब्रिटी के रूप में देश और जनता के सामने आए हैं। तो धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है और जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं और हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। और वो कहते हैं कि हॉकी ही मेरे जीवन में एक ऐसी है कि जिससे मुझे हर जगह प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला और सब लोगों ने मेरा सम्मान करना शुरू किया। तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप देखते हैं कि ये जो चैप्टर है पूरा, ये धनराज पिल्ले जी के बारे में लिखा है, जो कि हॉकी के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी है और आपके चैप्टर का नाम है कि जब संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपके पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। पाठ से जुड़े हुए आपके कुछ प्रश्न हैं, तो ये साक्षात्कार से ही लिए गए प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आता है इस साक्षात्कार से। बहुत अच्छे से आपने साक्षात्कार को पढ़ा, समझा कि क्या आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो साक्षात्कार में पहला प्रश्न है कि इस साक्षात्कार को पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो देखिए जो धनराज पिल्ले की छवि आपको इस साक्षात्कार को पढ़कर जो छवि आपकी उभरती है, उसमें आप देखते हैं कि धनराज पिल्ले जो है, सबसे पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया है कि कभी-कभी उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो आपको हँसाता है, कभी आपको रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, यानी कि आश्चर्य से भर देता है और कभी खीज से, यानी कि वो बताते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई, उनकी माता ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उनके पालन-पोषण में और उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों ने उन्हें एक तरीके से तुनक मिजाजी बना दिया, यानी कि सारी चीज़ों की खीज जो है उनके अंदर भर गई। तो इसी पर कभी वो हँसते थे, कभी वो हँसाते थे, कभी वो रुलाते थे, कभी विस्मय यानी कि आश्चर्य से भर देते थे, अच्छा ऐसा भी कैसे हुआ? और कभी उनके व्यक्तित्व में हमें बहुत अलग-अलग रंग यहाँ पर दिखाई दिए हैं, अलग-अलग भाव यहाँ पर दिखाई दिए हैं और सबसे मेन भाव उनके व्यक्तित्व का मेन जो पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है
कि वो जिस जमीन से उठकर, जिस ठेठ जमीन से उठकर वो आज आसमान का सितारा बने हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल भी उनके व्यक्तित्व में हमें बिल्कुल भी दिखावा, बिल्कुल भी घमंड, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती जो कि हमें लगता है कि किसी के मशहूर हो जाने के बाद लोगों में हमें दिखाई देती है। देखिए अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा की है, लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। तो चैप्टर आपका काफी बड़ा है, पाठ को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। यहाँ पर आप इसको होमवर्क में करेंगे और आप इसको स्वयं से लिखेंगे। लगभग 100 शब्दों में आपके लिखने की बात यहाँ पर की गई है, तो इसको 100 शब्दों में आप लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3। देखिए जो आपका दूसरा प्रश्न है, इससे आपकी लेखन कला, आपकी समझदारी और आपका ध्यान कि आपने पाठ को कितने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, आपने पाठ से कितना समझा है, कितना सीखा है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, प्रश्न नंबर 2 जो है आपका। अगला है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है और इस बात से धनराज पिल्ले की का क्या अर्थ है, यानी कि धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि मेरी माँ ने बताया है कि कहा है कि अपनी समृद्धि को विनम्रता से संभालना, यानी कि कभी भी देखिए इस बात से का अर्थ यहाँ पर धनराज पिल्ले इस तरह से है कि जब भी कभी हम फेमस हो जाते हैं, कभी हम लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, हमें बहुत सारा नेम और फेम मिल जाता है, बहुत सारा पैसा हमारे पास आता है, तो अक्सर क्या होता है उसी के आधार पर हमारी जो रहन सहन है, हमारा बोल चाल है, उठना बैठना है, खान पान है, वो सारी चीजें बदल जाती है और कहीं कहीं एक तरह से हमारे अंदर थोड़ा बहुत कहें तो प्राउड की जो भावना है वो हमारे अंदर आ जाती है और हम सोचते हैं कि अरे हमें इन लोगों से हम बात नहीं करेंगे, इस लेवल के लोग हमारे लेवल के नहीं है तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी हेल्प नहीं करेंगे, इनसे मतलब इनसे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो इस तरह की भावना आ जाती है कि अरे नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, अब ये मेरे स्टेटस का नहीं है, तो मैं इससे क्यों बात करूं। तो इस तरह की एक भावना इंसान के अंदर आ जाती है, लेकिन उनकी माँ उन्हें एक बहुत ही बड़ी सीख देती है कि तू अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ, यानी कि आप हमेशा प्रसिद्धि कमाना वो अलग चीज है, उस पर आपकी पूरी मेहनत लगी हुई है, लेकिन जो आपका रियल व्यक्तित्व है वो हमेशा रियल ही रहना चाहिए, उसमें आपकी प्रसिद्धि का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक विनम्रता, एक परोपकार, एक सद्भावना जो आपके अंदर है वो हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। तो इस तरह से उनकी माता उन्हें एक बहुत ही अच्छी सीख यहाँ पर देना चाहती हैं। तो 3 प्रश्न आपके साक्षात्कार से जुड़े हुए हैं। अगले यहाँ पर कुछ प्रश्न नंबर 3 जो प्रश्न है अगले यहाँ पर, ये आपके साक्षात्कार से आगे के यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं साक्षात्कार से आगे, यानी कि इस चैप्टर से आगे के, कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों, पता लगाइए। तो अब आप ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। अगला है, किन किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, हमें आप सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हमारा भले ही लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रुझान लोगों का क्रिकेट की तरफ होता है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। तो अब आपको यहाँ पर वो विशेषताएं हॉकी की आपको यहाँ पर ढूंढनी है जिनके कारण भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना गया है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। अगला है, आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे साक्षात्कार पढ़ते हैं। 7th क्लास में हैं आप लोग, भले ही आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी आदत है। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो जरूर कोशिश कीजिए सुबह या दिन में, शाम को थोड़ा बहुत टाइम निकालकर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा कीजिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं, आपका शब्दकोश बढ़ता है, आपको नई नई चीजें पता चलती हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है और मेन बात है कि आपका शब्दकोश बढ़ता है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है साक्षात्कार से आगे का,
तो आप बहुत नए-नए शब्द सीखते हैं उससे, नई-नई भाषा सीखते हैं, आपकी भाषा में सुधार आता है, शब्दकोश बढ़ेगा तो आप अच्छे-अच्छे शब्दों को प्रयोग करेंगे अपनी भाषा में। तो न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी रुचि से किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, आप उसमें अपने फ़ेवरेट अभिनेता को चुन सकते हैं, फ़ेवरेट अभिनेत्री को चुन सकते हैं, फ़ेवरेट क्रिकेटर को चुन सकते हैं, फ़ेवरेट राइटर को चुन सकते हैं, गायक को चुन सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ उनके लिए कुछ प्रश्न तैयार करके अपने आप में उनसे साक्षात्कार करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है और मेन तो है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिल रही हैं, तो ज़रूर इसको घर पर रिवाइज़ करेंगे। तो बच्चों, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर धनराज जी के बारे में, जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार यहाँ पर पढ़ा। तो आपने उनके पूरे साक्षात्कार को पढ़कर आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम बहाने बनाते हैं अपनी असफलताओं का। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। हमें परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और साथ के साथ अपनी जो मेहनत है, अपनी जो लगन है, उसको बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रति हो। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, कंप्लीट होता है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।